Hello everybody, good morning. Please confirm if I'm clearly audible. Okay, very fine. And do we have Tarandeep here especially? Okay, you are here Tarandeep. The reason I'm asking especially for Tarandeep is because Tarandeep, you are very much anxious about what will happen about that basics of mathematics. So today is the day. That's why I was saying if you are here. So we will see how much time will allow us to go. But the agenda for today, what it will be is, we will try to see some mathematical terms and phenomenon which will happen time and again. And data science itself, yeah, if I put it this way, that data science, one part of data science is mathematics, so it will, I will not be exaggerating things. So it is true, be it statistics, be it geometry, be it algebra. So you will encounter all of these in data science time and again. And now that we are moving towards, you have seen data visualization, you have been into EDA, we will be moving towards predictive algorithms. So this mathematics becomes of more importance now. ठीक है, तो let's come to some terms very quickly, which we have already been talking about these. Remember the three popular M? The three popular M's. हम्म, क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं इनको? Collectively they are called measures of central tendency. We call them measures of central tendency. होते क्या है, क्या जरूरत पड़ गई इनकी? अगर मैं कुछ बोल के इनको डिफाइन करना चाहूँ तो मीन, मीडियन, मोड, इनकी डेफिनेशन में दे रहा हूँ, दीज आर मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये सेंट्रल टेंडेंसी
मापने के तरीके हैं। See, what happens is I need some single point representation of my data set. If I have data of all you people, so you are 20, 25 people, and if somebody is asking me what is, well, John, what are the ages of your student in this morning batch? How will I go about it? Am I going to do it about like Jayan kitni hai, Ajinkya kitni hai, Nikita kitni hai, Sayali kitni hai, and this, or all right, may not be like that. I need something. Maybe I will say कि हाँ on and average इतनी है, जितनी भी है। कुछ लोगों की इससे ज़्यादा है, कुछ लोगों की इससे कम होगी, कुछ लोगों की इससे डिफरेंट होगी, थोड़ी बहुत लोगों की। So that is the idea behind central tendency. सही बात है। चलो और बात करते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कौन होती है? सेंट्रल टेंडेंसी होता है सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में कर सकूं जिससे अपने डेटा का। तो मीन क्यों है फिर सेंट्रल टेंडेंसी? बिकॉज हाँ जी, क्या होता है मीन? मीन इज अरिथमेटिक एवरेज। क्या होता है? हाँ, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। यह होता है, एज सिंपल एज दैट। सही बात है ना? तो कुछ लोगों का, मैं अगर कैसे बोलूं, मीन क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल कर लिया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो क्या होगा, मेरे पास एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। कुछ लोगों की एज थी, मेरे पास एक सिंगल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मीन इतना है इन लोगों का। कुछ इससे ज़्यादा होंगे, कुछ इससे कम होंगे। इन दैट सेंस मीन इज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। मीडियन। मीडियन क्या होता है? मेरे पास कुछ लोगों का डेटा है। अरे मेरे पास कुछ लोगों का डेटा है, तो मिडिल वैल्यू उसको बोलते हैं मीडियन। मेरे 5 स्टूडेंट हैं, उनकी एज मेरे पास है। ओके, सो द मिडिल वैल्यू is this the idea of middle value? Actually no, not this way middle value.
middle value when this data is sorted. मेरे वही 5 स्टूडेंट हैं, उनकी एज मैं उनके एज के हिसाब से मैं खड़ा कर लूँ उन्हें लाइन में, तब कौन सा आएगा मिडिल में? ठीक है जी, अब लाइन लगा ली इन्होंने। अब जब इन्होंने लाइन बना ली, हाँ कैसे भी बनाए, असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेकिन जब लाइन बना लेंगे तब बोल रहा हूँ मिडिल वैल्यू, वो मिडिल वैल्यू उसकी बात हो रही है, वो है मीडियन। ओके, देन मीडियन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। तो हम सेंटर टेंडेंसी क्यों बोल रहे हैं इसको? ये सेंटर टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि हम किस हिसाब से बात कर रहे हैं, जितनों की इससे ज्यादा है उतनों की ही इससे कम है। यही डेफिनेशन है ना मीडियन की, तो ये मिडिल वैल्यू होगा। ठीक है, सो इन दैट सेंस इट इज सेंटर टेंडेंसी। इस डेटा सेट के 50% लोग इससे नीचे होंगे और 50% लोग इससे ज्यादा होंगे, इसलिए इसको मिडिल वैल्यू बोलते हैं, इसलिए इसको सेंटर टेंडेंसी बोलते हैं। मिडिल वैल्यू तो है ही बाय डेफिनेशन। ये भी सिंपल, बड़ी बढ़िया बात है। अच्छा, ये 5 स्टूडेंट थे, अगर 6 होते तो? एक और भी था। देन मीडियन शुड बी व्हाट? तो हम तो वही करते हैं जो हमें आता है, हमने लाइन में खड़ा कर दिया इनको। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मिडिल वैल्यू 2 आ रही है, तो मीडियन क्या होगा इन दोनों मिडिल वैल्यूज का? एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज, मीन। तो इट इज 17.5। ठीक है जी। MCQ stuff for you people. Mean value of a data set may not be a value in that data set. True or false? समझ गए? किसी डेटा में मीन कैलकुलेट करूं तो जरूरी नहीं है मीन वैल्यू उस डेटा सेट में लाई करे, वो कुछ बाहर भी हो सकती है। व्हाट अबाउट मीडियन? Median of a data set will essentially be a value in that data set. Median of a data set will essentially be a value in that data set. हाँ, सामने दिख रहा है, वही सामने लिख रखा है। नॉट एसेंशियली, जरूरी नहीं है।
Okay. Third measure of central tendency, you are calling it mode. Now, what is mode? Mode क्या होता है? Frequency basically. Yes, it is talking about highest occurring number of values. So if I have a set of values something like this, say something like this, right? So what is the highest occurring value which has occurred maximum most number of times? Then it becomes mode. It is represented by, I will try to show you, it is represented by m bar. ओके, सो उसको हम मोड कह रहे हैं, लेकिन इसको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? एक बात बताओ, ये तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ना। सपोज 20 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती, 20 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती, तो मोड क्या था? 20 है, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी कैसे हुआ? क्वेश्चन समझ गया मेरा सब लोगों को? मीन डिपेंड्स ऑन मोड। कैसे? अरे सेंट्रल टेंडेंसी इन द सेंस, सेंट्रल टेंडेंसी इन द सेंस एक बड़ी खराब चीज होती है प्रोबेबिलिटी। नाम सुना है इसका? है ना, याद है प्रोबेबिलिटी के जब न्यूमेरिकल्स आते थे? आ गया, सबको याद आ गया। कहानी शुरू होती थी हेड एंड टेल से, फिर वो जाती थी 1 आउट ऑफ 6 फ्रॉम अ डाइस रोल, फिर आते थे 52 कार्ड्स, है ना। और पता नहीं कैसे 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 ये सब घूम घाम के परमुटेशन कॉम्बिनेशन तक पहुंच जाती थी बात, जिंदगी हो जाती थी खराब। है ना, बात बड़ी सिंपल शुरू हुई थी, पता नहीं कैसे कैसे ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट आ गया। चलो मैं वहां नहीं जा रहा अभी। मोड बता रहा हूँ, मोड को सेंट्रल टेंडेंसी इन व्हाट सेंस वी आर कॉलिंग, इफ दिस इज अ सेट ऑफ पीपल एंड सम पर्सन इज चोजन एट रैंडम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे ज्यादा किसकी होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ आ जाएगा,
प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट हसीन सपने, सब कुछ ख्याली बात हो रही है वहाँ पे। एक्चुअली क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं कर सकता। So nothing means guaranteed when we are talking in terms of probability. But when we talk in terms of probability, हाँ जी, if somebody is chosen at random from this set of values, highest frequency जिसकी है, highest probability भी उसी की है। In other terms, मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया। अगर जनरल टर्म्स में बात करूँ, मैं बिल्कुल जेनरिक बात करूँ आप लोगों से समझाने के लिए, तो ये किस सेंस में सेंट्रल टेंडेंसी है, मैं क्या कह रहा हूँ। तो किसी ने पूछा आपके स्टूडेंट्स की एज कितनी कितनी है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि मोस्टली की 16 है, कुछ लोगों की डिफरेंट हो सकती है। अब जिनकी डिफरेंट हो सकती है उन सबकी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। सबकी इससे ज़्यादा हो सकता है, सबकी इससे कम हो, ये भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ मोस्टली लोगों की इतनी है। अगर आप एट रैंडम कुछ लोगों को उठा के देखो तो मोस्टली की 16 निकलेगी, बाकी कुछ लोगों की इससे डिफरेंट होगी। इन दैट सेंस वी आर कॉलिंग इट सेंट्रल टेंडेंसी। योर MCQ क्वेश्चन रिटर्न्स बैक, mode of a data set is essentially a value in the data set। क्या बोलते हो? मोड की बात कर रहा हूँ इस बार। Mode of a dataset will essentially be a value in that dataset। अरे हाँ, सही बात है। उसकी डेफिनेशन ही वो है बेचारे की, उसे डेटा सेट में होना ही पड़ेगा, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स होना पड़ेगा, वो मोड तभी बनेगा। अनदर क्वेश्चन टू यू, अ डेटा सेट कैन हैव वन और मोर देन वन मोड्स। अ डेटा सेट कैन हैव मोर देन वन मोड्स। नो, क्यों? कितना हो गया, 16 ज्यादा ही हो गया क्या? अरे देखो, 16 का फ्रीक्वेंसी भी 3 है, 17 इज ऑल्सो रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो मोड कौन है? दोनों मोड हैं। यहाँ पर एवरेज वगैरह नहीं लेते, यहाँ पर ऐसे नहीं लोगे कि अगर दो मोड है तो उनका एवरेज ले लोगे। ऐसे को हम कहते हैं, यस भावेश इज करेक्ट हियर। तो दिस इज अ बाई मॉडल और मल्टी मॉडल डेटा सेट। मॉडल मतलब, you pronounce it if you have modal, like US people pronounce it multimodal, bimodal। क्या बात है भावेश, यू आर ऑन फायर टुडे। स्टैटिस्टिक्स पे हाथ अच्छा है क्या? चलो, साउंड गुड। ठीक है, तो मोड के केस में अभी अभी तो बात खत्म की थी हमने। मोड, जिसे कोई मोड कह रहे हैं इस डेटा का, उसे डेटा में होना पड़ेगा। तो एवरेज नहीं लेते हम इसका, एवरेज लूंगा तो 16.5 हो जाएगा, वो तो इस डेटा में है नहीं। मोड विल always be part of the data set। Mode can be more than one for a data set। If there are more than one observations which have same frequency, all of them are mode।
Now I'm making a statement that these are single point representation of a data set, measures of central tendency. I am saying this single point representation is not enough to differentiate between two data sets. What do you think? मैं कह रहा हूँ mean median mode may be a single point representation of a data set, but it is not enough to differentiate between two data sets. हम्म। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मेरे मॉर्निंग बैच की एवरेज एज 20 है, जस्ट से इट। और मैं कह रहा हूँ मेरे इवनिंग बैच की एवरेज एज भी 20 है। So does it mean these two data sets are same? सेंटर टेंडेंसी सेम है? थिंक अबाउट इट। मैं इधर कह रहा हूँ तुम्हारा स्टूडेंट रोल नंबर या तुम्हारा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वाई एक्सिस पे मैंने रख लिया एज। ये तुम हो, मॉर्निंग बैच। किसी की एज ऐसी है, किसी की इतनी 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 है। और मैं कह रहा हूँ एवरेज एज 20, सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ थिंक अबाउट दिस। इवनिंग में, अगेन इवनिंग में मेरे पास कुछ बैच है। अब क्या होगा ये इवनिंग बैच में, द स्टूडेंट्स नंबर में भी डिफरेंट, उनके एज का पैटर्न में भी डिफरेंट। यस और नो? Ages themselves may be different, and despite that, I may get same average. Possible? Yes or no? In fact, this is highly likely कि ऐसा ही होगा। एवरेज गलती से इक्वल आ गए हैं, by coincidence averages are equal, but it does not mean that data is same. सही बात है। So central tendency is not enough, be it mean, median or mode. What else do we need? We call the measures of dispersion और स्कैटर, और स्लैंगली स्कैटर भी बोल देते हैं कभी कभी। बेसिकली दीज आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं दोनों डेटा, दोनों का मीन 20 नजर आ रहा है, बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये डेटा सेम है? तो मैं कह रहा हूं अगर मेरे को कुछ चीज ऐसा देखने के लिए मिल जाए कि हाउ मच दिस डेटा इज स्कैटर्ड फ्रॉम मी, हाउ मच दिस डेटा इज डिस्पर्स्ड फ्रॉम मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकाली आपने, सेंट्रल टेंडेंसी, तो यही तो होगा। कुछ डेटा पॉइंट, भाई यही तो डेफिनेशन थी सेंट्रल टेंडेंसी की, कि कुछ डेटा पॉइंट्स इससे डिफरेंट होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ सेम भी हो सकते हैं। तो वही कह रहा हूँ, जो डिफरेंट होंगे वो कितने डिफरेंट होंगे, जो इससे ज्यादा होंगे या कम होंगे वो कितने डिफरेंट हो रहे होंगे, वो कितने डिस्पर्स्ड हैं मेरी सेंट्रल टेंडेंसी से। अगर ये मेजर करने के लिए मिल जाए, तब हाँ शायद कुछ बात बन जाएगी। तो कुछ मैं कह सकता हूँ दो डेटा सेट के बारे में। यहाँ तक ठीक ठाक?
हाँ जी, कौन होते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन? My I'm missing D time and again today. My D key is not working properly perhaps. ठीक है जी, तो मेजरली ब्रॉडली इनको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम बोलते हैं। सबसे सिंपल दैट इज रेंज। रेंज इन द सेंस, अगर मैं तुमसे ये बताऊं मीन वैल्यू इज 20, लेकिन किस रेंज में? मेरे स्टूडेंट्स किस रेंज के हैं से मैं कह रहा हूँ देयर एज वेरी फ्रॉम 16 to 30 and average is 20. In which batch? In this batch. In this batch, the story is a bit different. Average is 20, but the range is 18 to 23. हाँ जी, अब कुछ कहानी समझ आ जाएगी मेरे को। अगर मेरे को ये स्कैटर प्लॉट दिख नहीं भी रहा है तो भी, without even meeting these students, only knowing these two things, now I know that हाँ central tendency is 20 and 18 23, तो इसका मतलब they are very close, huddled together, आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा deviated नहीं है। Here it seems like there is way too much scattered, बहुत दूर दूर, सेंट्रल टेंडेंसी से काफ़ी डिफरेंस है। So dispersion is more, scatter is more scattered, uh, far off scattered. चलो जी, range. So this is as simple as that. This is one crude way, but we need to be pinpoint. Range is this. We need something to measure this range also. Actually, measures of dispersion वो measure तभी तो होगा. So that's where variance comes in. What is variance? Variance क्या होता है जी? रिप्रेजेंट करते हैं समीशन स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर से, नॉट समीशन। वेयर और सिग्मा स्क्वायर। हाँ जी, क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को डिस्पर्शन ही तो मेजर करना है। मेरे को एक डेटा सेट में ये देखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी से ये डेटा कितना दूर है। तो ये मेरा डेटा पॉइंट है, ये मेरा डेटा पॉइंट है, वो मेरा डेटा पॉइंट है, ये मेरा डेटा पॉइंट है, और मैं कह रहा हूँ सेंट्रल टेंडेंसी, सपोज यहाँ से दिस इज मीन, दिस इज मीन। मीन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? म्यू। ठीक है जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कितना स्कैटर्ड है मेजर कर लो इसे। मेजर कैसे कर लो? डिस्टेंस। इफ दिस वाज द पॉइंट x1, दिस इज द पॉइंट x2, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारा डिस्टेंस देख लो, ये डेटा पॉइंट्स कितनी दूर हैं इससे, उसी को वेरिएंस बोलेंगे। तो बता देना मेरे को सही लिख रहा हूँ कि नहीं। मैं कह रहा हूँ x1 माइनस मीन वैल्यू, डिस्टेंस यही तो हुआ, x1 पॉइंट से इसका डिस्टेंस यही तो हुआ। अच्छा,
प्रॉब्लम क्या होगी, ये पॉइंट मेरा कभी ऊपर है, या पॉइंट तो कभी ऊपर है मीन वैल्यू से, कभी नीचे है, ये तो मुझे मालूम था। तो मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा है कि इनको स्क्वायर कर लेते हैं। ये वैल्यू, ये डिफरेंस कभी नेगेटिव आएगा कभी पॉजिटिव आएगा, मुझे वो झगड़ा नहीं चाहिए प्लस माइनस का। तो सबको स्क्वायर कर दो। अब आसान है, हर डेटा पॉइंट से मीन वैल्यू का डिफरेंस ले लिया, कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, इसलिए स्क्वायर कर लिया। पॉइंट से हो गया ये टोटल, उसको डिवाइड कर लो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा ऑन एंड एवरेज डिस्टेंस स्क्वायर कितना है मीन वैल्यू से, और उसी को तो डिस्पर्शन कह रहे थे, वही तो है डिस्पर्शन। यार यही तो जा मैं यही तो मेजर करना चाह रहा था किसी तरह से, कि ये कितने डिस्टेंस पे हैं मीन वैल्यू से। ठीक है, बढ़िया, सो फार करेक्ट, ओके। एवरीबॉडी, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम? Don't log in by caller 0102 kind of random name. People, I have told this umpteen number of times. Please log in with your proper name. अब इसी फॉर्म को जनरलाइज करने लगूं। हाँ जी तरनदीप, ठीक ठाक चल रहा है? तरनदीप and who was that? There was other girl also. You two particularly started having a cold feet शुरू में ही। Sounds good. इसी टर्म को अगर जनरलाइज तरीके से बोलने लगूं, मैं कह रहा हूँ x1 x2 x3 कब तक लिख लिख के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट xi in a range, in which range, मैं कह रहा हूँ इसका टोटल करते चले जाओ xi माइनस म्यू स्क्वायर का। आई की वैल्यू 1 से लेकर के वेरी करेगी कहाँ तक, कहाँ तक, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, और गूगल करोगे या बुक्स वगैरह में देखोगे तो यही फॉर्मूला दिखा हुआ मिलेगा वेरिएंस का। तो थोड़ा सा समझ आ रहा है। ये ऐसा नहीं था कि किसी की इच्छा हुई कि एक गंदा सा फॉर्मूला बनाता हूँ, है ना, और दुखी करेगा स्टूडेंट्स को जिंदगी भर, तो इसलिए उसने सोचा वेरिएंस का फॉर्मूला बना दूंगा। ऐसा नहीं था, इसका मतलब था कुछ। लास्ट पार्ट, विच पार्ट? अच्छा, ओनली जनरलाइज किया है, आई एम जस्ट जनरलाइजिंग टर्म, रादर देन मैं सबको x1 माइनस व्यू, x2 माइनस थ्री, x3 माइनस, तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। तो दैट इज वन स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग्स। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज समीशन ऑफ टर्म्स xi माइनस u वेयर i इज वेरी फ्रॉम 1 टू n। i की वैल्यू चेंज होती जाएगी एंड ऑल द टर्म्स विल बी एडेड। बस इतना ही बोल रहा था। ठीक है जी, तो दिस इज वेरिएंस।
आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? somebody somebody ये वेरिएंस था, इसको रिप्रेजेंट करते थे हम सिग्मा स्क्वायर से। ग्रीक लेटर सिग्मा, उसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। हाँ, तो समझ गए क्या करना होता है? वेरिएंस अगर सिग्मा स्क्वायर है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। हाँ, किसी बहुत होशियार आदमी ने पता है क्या बोला कि तुमने यार ये वेरिएंस में ये तुमने स्क्वायर कर लिया था ना, ये स्क्वायर करके ऐड किए थे ना सारे टर्म्स को, तो फाइनल जो भी वैल्यू आई है उसका अंडर रूट ले लो, वो वैल्यू ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो उसका स्क्वायर रूट ले लो और उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। देख रहे हो कितनी होशियारी की बात की किसी ने? कितना भारी दिमाग लगाया। कहता है स्क्वायर रूट ले लो और उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। नाम इतना भारी रखा है उसने, नाम इतने बड़े बड़े रख दिए। काम क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, अरे वही सिंपल सी बात है। ये भी वही है मेजर करने का तरीका, डिस्टेंस ही ना मेजर किया था। ये डिस्टेंस ही पता लगाना था ना कि मेरे डेटा पॉइंट्स का ऑन एंड एवरेज डिस्टेंस कितना ज़्यादा है मीन वैल्यू से, कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। तो वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट ले लिया, तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दिया। इतनी ही बात, कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है जी, ये तीनों बात बढ़िया कंप्लीट यहाँ तक। एक बात बता सकते हो? जब वेरिएंस पता ही है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों? ये अलग अलग दो बातें क्यों कर रहे हैं हम? अरे तू कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा है आज? हाँ, हाँ, वो तो दिख रहा है, स्टेट्स तो आती है, समझ आ रहा है मेरे को। मुझे पहले लग रहा था शायद सिटी कौन वगैरह दे रखा है, तूने दे रखा है क्या? चलो, इट इज अ गुड न्यूज वैसे। ऑल इन ऑल, ऑन अ सिंसियर नोट, इट इज गुड दैट यू आर हैंडी विद मैथ्स। लेकिन लेकिन मैं कुछ और क्वेश्चन कह रहा था। अच्छा भावेश, तू ही बता चल, अगर ऐसी बात है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इतना अच्छा आदमी है तो फिर वेरिएंस क्यों? अरे एक को तो बाय बाय कर ही सकते हैं, दोनों मोरलेस एक ही बात है। तुम कह रहे हो एक को प्रेफर करने का रीजन, चलो तुमने दे भी दिया, एक रीजन दे दिया, तो दूसरा क्यों फिर? उसका पीछा छोड़ दो। चलो सोचना थोड़ा सा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ब्रेक के लायक तो मसाला हो गया है मेरे ख्याल से।
ब्रेक में सोचते रहो थोड़ा सा। It's 9:21 by my clock, so we resume at 9:30. Okay, that'll do. So let's break for around 10 minutes. Fine, guys. See you there. Meanwhile, keep thinking about it. What I asked. If variance, why standard deviation? And if standard deviation, why variance? See you there. Okay, very fine. So what we have been through this, all in all, what we have tried to do is this is descriptive branch of statistics, where we are trying to describe some things. We tried to describe a data with a single point, that's measure of central tendency. Then we got to know that it is not this single point representation is not enough. So we moved on to measures of dispersion. We saw several things: mean, median, mode, which are central tendencies. Then there are measures of dispersions, which are range, standard deviation, variance. Range being the most basic one. Maybe I got a bit excited and wrote variance in the first place. So these are dispersions. These are dispersions when mean was central tendency. Do we have something when central tendency is median? As it happens, there is something. We call it interquartile range. Now, to understand this, you will need to understand the concept of quantiles, or as statisticians say it, quartiles. You remember summary function? If I check summary of a numeric vector, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता था देखने को? क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता था देखने को? ये तो देखा है आप लोगों ने कई बार. You get to know minimum and maximum, you get to know mean and median, and then there is something first Q and third Q. What are they? And it happens irrespective of number of values. Yes or no? आपके एम्प्टी कार्स के एमपीजी वेक्टर में कितनी वैल्यूज हैं? सम 30 वैल्यूज. आपके आइरिस के सेपल लेंथ वेक्टर में कितनी वैल्यूज हैं? इट इज वे मोर देन 100. And irrespective of number of values, we get to see this 5-point summary: minimum, maximum, first Q, third Q, and median. Mean is also there, so that's okay. तो ये कहाँ से आता है? चलो क्वांटाइल्स को समझते हैं. क्वांटाइल्स के लिए
पहले परसेंटाइल समझना होगा। दे रखा है किसी ने, कैट मैट जैट, किसी ने दिया हो? परसेंटाइल्स में बात करते हैं हम वहाँ पे, नॉट परसेंट, परसेंटाइल। टॉपर की परसेंटेज हो सकता है 50% ही हो, लेकिन परसेंटाइल में हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इट इज 100th परसेंटाइल। यस और नो, यही करते हैं। तो ये आता कहाँ से है? हम क्या कह रहे हैं, मेरे पास एक देयर इज अ सेट ऑफ वैल्यू एंड डजंट मैटर हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, इफ आई सॉर्ट देम इन एन ऑर्डर minimum to maximum, I have sorted them in an order minimum to maximum, the max value will become the 100th percentile. Now doesn't matter that value, अब वो वैल्यू क्या थी, हम किस डेटा की बात कर रहे हैं, किस वैल्यूज की बात कर रहे हैं। दिस वैल्यूज कैन बी मार्क्स, दिस कैन बी माइल्स पर गैलन, दिस कैन बी लेंथ, विड्थ, वेट, एज, सैलरी, व्हाटसोएवर। इसमें जो भी मैक्सिमम होगा उसको हमने बोला दैट दिस इज 100th percentile. So percentile is a bit different than percent. We have divided this data into 100 parts. Maximum value becomes 100 percentile in the sense that all 100% of data is below this value. That is why this is 100 percentile, nothing is beyond that. This is the 100th part, the last part. ठीक है जी। मिनिमम वैल्यू ऑन द अदर हैंड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज 0th percentile, बिकॉज बिकॉज जरा बताएंगे जरा जल्दी से। 0th percentile because there is no data which is below that. इसके नीचे कोई डेटा पॉइंट नहीं है, यही सबसे पहला पार्ट होगा। अगर होगा तो पहला क्या मतलब 0th पार्ट यही होगा, बाकी सब इससे आगे ही हैं। ठीक समझा यहाँ तक? ना हमने इनको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, तो जब 0th परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल की चलेंगे, कोई तो ऐसा होगा जो 25th परसेंटाइल आ रहा होगा, कोई वैल्यू तो होगी ऐसी कि 25% डेटा इससे नीचे वाला है, बाकी 75% डेटा इससे आगे वाला है। ठीक है जी, उसी को बोला है फर्स्ट क्वांटाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वांटाइल क्या होता होगा, अब तो समझ गए हो, अब तो समझ गए हो। यस और नो? हाँ, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली। 75th परसेंटाइल भी कोई होगा, उससे नीचे 75% ऑफ डेटा होगा, उससे आगे डेटा होगा 25 परसेंटाइल टोटल में से। तो उसी को हमने बोला है थर्ड क्वांटाइल। तो 75 पार्ट्स इससे नीचे हैं, 25 पार्ट्स इससे आगे हैं। ठीक है, तो इन अ वे दिस 0th क्वार्टाइल, ये हो गया हमारा Q0, ये हो गया हमारा Q4, दिस इज Q3, दिस इज Q1। एक चीज भूल गया समरी फंक्शन हमारा, Q2 नहीं दिखा रहा है ये। Q1 is not least, Q1 is first quantile. It is Q0, I am saying. Q0, percentile 0, whatsoever you want to. That is minimum. सेकंड क्वांटाइल नहीं देखा वैसे हमने, सेकंड क्वांटाइल नहीं दिखाया हमने।
मीन मीन मीडियन मीडियन। चलो तुम ही वोट डाल लो पहले, मैं उसके बाद ही बोलता हूँ। अरे अभी अभी तो डेफिनेशन करी है। 25 नीचे 75 ऊपर तो Q1, 75 ऊपर 25 नीचे तो Q3, तो Q2 कौन होता होगा? Q2 कौन होता होगा? मेरे ख्याल से Q2 वो होगा जो 50th परसेंटाइल पे आएगा। तो 50% उससे नीचे हो गए, 50% डेटा उससे ऊपर हो गया। और जरा बताना, अभी तो बात खत्म की थी हमने थोड़ी देर पहले, वही तो मीडियन होता है, मिडिल वैल्यू इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। हाँ तो दिखा तो रहा है, क्यों जान पा रहे हो उसकी? ठीक है जी, ये भी ठीक हुआ। इन्हीं की बात कर रहे थे। नाउ IQR क्या होता है? व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज? इंटर क्वार्टाइल रेंजेस जो अभी देखा है आपने, अभी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, अगर मैं ये वैल्यू कर लूँ तो उसी को हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। सो दिस इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इससे भी पता चलता है कि डेटा कितना डिस्पर्स। ठीक है, तो सेंटर टेंडेंसी अगर आप मीन को मान के चल रहे हो तो इट इज सेंसिबल दैट आप डिस्पर्शन मेजर्स वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकर के चलेंगे। सेंटर टेंडेंसी अगर आप मीडियन को लेकर के चल रहे हो तो इट इज लॉजिकल टू सी IQR एज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Q3 माइनस Q1 इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू Q2। देख लो, जरूरी नहीं है। And if everything is in a vortex, you are not very sure, then a range can be another a crude way to look at things. तो रेंज कभी भी काम आ सकता है किसी भी केस में। यहाँ तक ठीक हुआ जी? Now I'm moving towards, so this is much said about descriptive analytics, descriptive statistics. Then there is another branch of statistics। हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको? कहाँ है भावेश, निकिता? थोड़ा सा हमें ये मैथमेटिकल टर्म्स पता होने चाहिए थे। नाउ वी आर डाइविंग डीप into real mathematics, into real business, which is inferential statistics। Inferential, inferential क्या हुआ? Actually this is the basis of the further predictive algorithms in which we are going into soon enough।
Inferential means you are inferring something. You are observing something and you are inferring something. Depending upon the observation, you are inferring about the non-observed. So this is the beginning of your, uh, real analysis. And the first thing which we come across is hypothesis testing. I don't think we will go. चलो कोशिश करूंगा जितना एक्सप्लेन कर पाऊँ. थोड़े से बोरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आई विल ट्राई टू कीप इट as interactive as possible. But the onus is on your people. You people have to respond. How is it going? हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे काम आती है जी? हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है फिनोमेना? से आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट. आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट. और जिनको थोड़ा बहुत पता होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, हमेशा यही एग्जांपल पता नहीं क्यों आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में. आई एम मेकिंग एन स्टेटमेंट. ओके, ट्रू एंड फॉल्स. बताओ ट्रू एंड फॉल्स. तो मैंने एक स्टेटमेंट बोला और हाँ, देखो, अजिंक्य कहता है ट्रू, ऋषभ कहता है ट्रू, सयाली कह रही है ट्रू, और सारे कह रहे हो तुम कि सही बात है सर, ठीक कह रहे हो, तुमसे कौन लड़ेगा? बट देन somebody says, जब तक इस स्टेटमेंट को मैंने एक स्टेटमेंट बोला और सभी लोग मान रहे हैं इसको, सो देन इट इज यूनिवर्सल फैक्ट. जब तक सब लोग इस बात को मान रहे हैं, देन इट इज फैक्ट, बिकॉज एवरीबडी एग्रीज टू इट. देन somebody comes along. हाँ जी, हाँ जी, कौन बनेगा काउंटर मेरा? है कोई? लड़ेगा कोई मेरे से? मैं फिर उसे पकड़ लूंगा जो बोल नहीं रहा है आज. ठीक है. करणदीप, आओ गुथले. चलो, नॉट नेमिंग एनीबॉडी, बट लेट्स कीप इट टू दिस. somebody says somebody says कि क्या बोला किसी ने? कि सर आप जो कह रहे हो ना, बस वही नहीं है, बाकी चाहे कुछ भी हो, आप जो कह रहे हो ऐसा नहीं है. तो एक बात बताओ, क्या समझो इस बात से? सपोज तुम में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री कर रहे हो, लेकिन अब क्या हुआ? जैसे तरिंदीप कहता है या श्वेता कहती है, इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है सर. क्या सब मतलब है इनका? क्या इसका मतलब ये हुआ, ये लोग ये कह रहे हैं? क्या इसका मतलब ये हुआ? थिंक अबाउट इट, है ना? पकड़ते हुए चलना चीजों को. नहीं, ये ऐसा नहीं कह रहे हैं. इन्होंने ऐसा नहीं कहा है. दे आर जस्ट नॉट एग्रीइंग टू दिस स्टेटमेंट वन. उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नहीं है तो फिर क्या है. उनका कहना है दैट स्टेटमेंट जो कह रहा है ये बात नहीं है. तो क्या वो ये कह रहे हैं? हाँ, ये भी कह रहे हैं, लेकिन वो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं. पता है वो क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, सही बात है. वो कह रहे हैं सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. शायद ऐसा हो. शायद ऐसा हो, नोबडी रिवॉल्व्स अराउंड एनीथिंग, बोथ आर स्टेशनरी. हाँ, शायद ऐसा भी हो.
शायद ऐसा होगा कि बोथ आर रिवॉल्विंग बट दे आर रिवॉल्विंग इन देयर ओन ऑर्बिट्स अराउंड द सन इज रिवॉल्विंग अराउंड मार्स, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड जुपिटर, कुछ ऐसा चल, कुछ भी चल रहा हो। समझ रहे हो? उनका स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, बस जैसा आप कह रहे हो वैसा ही नहीं है, और चाहे कुछ भी हो। उनके कहने का मतलब ये है, बस ये मेरी बात नहीं मानेंगे, बाकी इन्हें सब मंजूर है। देख रहे हो कितने नालायक हो रहे हैं। चलो, जैसे भी हैं ठीक है। So now we are calling that these are two hypotheses. These are two hypotheses. One is null hypothesis. I am calling it. कौन सी है null hypothesis? जो चैलेंज आने से पहले फैक्ट था, which was the status quo, which was the prevailing theory. ठीक है, अब चैलेंज आ गया उसको तो फैक्ट नहीं है, अब फैक्ट नहीं है, पहले था। चैलेंज आने से पहले ये फैक्ट था, बट जब चैलेंज आ गया है तो नाउ वी आर कॉलिंग इट इज नल हाइपोथेसिस, दिस वाज द प्रिवेलिंग थ्योरी। और स्टेटमेंट टू, इसको हमने क्या बोला, इट इज कॉल्ड alternate hypothesis. This is the alternate hypothesis which is alternate to null hypothesis. ठीक है जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, H0। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट स्पेयर माय ड्राइंग। इसको रिप्रेजेंट करते हैं H1 या HA भी बोलते हैं। मेरे दिस इज कॉल्ड H1 और HA। मैं यूजुअली HA प्रेफर करता हूँ, तो इन फर्दर मॉड्यूल्स मेरे उसमें HA ही देखोगे आप। अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इनको हाइपोथेसिस, इनको हम दो हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, वो कब बोल रहे हैं? तो देयर हैज टू बी सम कंडीशन ट्रू कि हम इनको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल सकें। So there are two properties that these are mutually exclusive. Null hypothesis and alternate hypothesis, हम दो स्टेटमेंट को null hypothesis और alternate कब बोल रहे हैं? When they are mutually exclusive, म्हणजे there cannot be any common ground। देख लो, there cannot be any common ground। मैं कुछ बात कह रहा हूँ और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि बस यही बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बाकी कुछ भी चलेगा। यही तो बोला था इन्होंने। So mutually exclusive, there is no common ground।
Something cannot be true for null hypothesis and alternate hypothesis both. Whatever data, whatever evidence I gather, it will either support null hypothesis or oppose null hypothesis. एक hypothesis को कोई common ground नहीं आ सकता कि दोनों hypothesis ठीक लग रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता. Second condition is they are collectively exhausted. What is that supposed to mean? What is that supposed to mean? ऐसा भी कोई इवेंट नहीं हो सकता जो इन दोनों से बाहर चला जाए. थिंक अबाउट इट. अगर मैं कह रहा हूँ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और ये कह रहे हैं द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन. नो नो सर, मैंने बोला अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इन्होंने बोला नो सर द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ. तो क्या कोई ऐसी चीज है जो इससे अलग भी हो सकती है? हाँ, फिर तो बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर हो सकती हैं. कोई तीसरा भी आके खड़ा हो जाएगा. नो नो सर, दे बोथ आर स्टेशनरी. फिर कोई और आ जाएगा. नो नो सर, दे आर रिवॉल्विंग इन देयर ओन इंडिपेंडेंट ऑर्बिट्स. दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर. फेयर, यू आर गेटिंग द आइडिया. तो ऐसे नहीं हो सकते नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस. देयर कैन नॉट बी अ थर्ड हाइपोथेसिस. अब इन्होंने क्या बोला? थिंक अबाउट इट. अब इन्होंने मैंने कुछ स्टेटमेंट बोला द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन और इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है. व्हाट डू यू थिंक? नाउ कैन देयर बी अ थर्ड हाइपोथेसिस? कैन देयर बी अ थर्ड हाइपोथेसिस नाउ? यस, नो, समथिंग. है कोई आइडिया? थिंक अबाउट इट ना. अब इन्होंने छोड़ा क्या है? मैंने एक स्टेटमेंट बोला और इन्होंने कहा बस वही बात नहीं है, बाकी सब चीज ठीक है. तो सारी चीज कवर तो हो गई, अब बचा क्या? तुम जो भी स्टेटमेंट बोलो, मतलब तीसरा स्टेटमेंट जो भी कुछ बोलेगा उसे तो ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं हाँ वो तो एग्री है, बस तुम जो कह रहे हो वो नहीं मानूंगा. ये नल हाइपोथेसिस ने जो बोला वो नहीं मानना, बाकी कुछ भी कहो वो तो मंजूर है. हो गए कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. तो कलेक्टिवली इन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज कैप्चर कर ली दोनों हाइपोथेसिस ने. हाँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है. एक ने कुछ बात बोली है, दूसरे ने कुछ और ही बात बोली है. पर हाँ, इन दोनों की बातें को अगर रख लिया जाए साथ में तो तीसरी और कोई बात पॉसिबल नहीं हो सकती. ठीक है. हाँ, जब नो आइडिया हुआ करे तो बोला करोगे समझ नहीं आ रहा है या टप्पा नहीं खाया. ठीक है जी, याद रहेंगे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. हमारे कहाँ काम आते हैं ये? हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं इनसे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, हाइपोथेसिस टेस्ट. देखो ना, नल हाइपोथेसिस है क्या हमारी इस केस में? मैंने स्टेटमेंट क्या बोला है? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. चलो ये तो हमने एक इमेजिनरी सिनेरियो लिया था कि कोई मेरे स्टेटमेंट से एग्री ना करे तो. देखो मेरा स्टेटमेंट तो देखो. कौन है, कौन है जो नहीं मानेगा मेरी बात? कौन डिसएग्री करेगा मुझसे? नहीं कर भी सकता है, ऐसी बात नहीं है.
Yes, exactly, Yogiraj. Do you people know there is still a community which believes that Earth is flat? They are still believers of that, and they are still trying to reinforce that theory, despite all the proofs and despite all the science what there is. And it really it really takes shameless and bold kind of guts to still stick around your belief when entire world is against you. But yes, they are there. And think about it, some 200 300 years ago, पता है पॉपुलर बिलीफ क्या था? वही जो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रही है आज, दैट सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। उस समय नल हाइपोथेसिस वो हुआ करती थी, दैट सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। And few years down the line, Galileo challenged it, came up with alternate hypothesis that no, it is not so. ठीक है, तो who knows in next 300 400 years, maybe maybe this will also be challenged. We never know. So where we are going with this? Being data scientist, you don't have any universal fact. You don't believe in facts. You need evidence. तुम्हारे लिए सब कुछ hypothesis है. Each thing, anything and everything can be challenged. Let's test with the evidence of data. If evidence is there, तब मानूंगा किसी की बात। ठीक है जी, हाँ जी जयंत, सच में ऐसा है। मे बी आई शुड नॉट रिकॉर्ड दिस। चलो वापस आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, अब एक बात बताओ, हम कह रहे हैं एविडेंस, पहले ये फैक्ट था, पहले ये फैक्ट था, उसको आ गया चैलेंज, किसी ने कर दिया चैलेंज, तो अब क्या हो गया? झगड़ा हो गया केस हो गया, तो मुकदमा हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो यही ट्रू हो सकती है या यही ट्रू हो सकती है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं दे सकते कि जिनमें दोनों ट्रू हो रही हो, ये भी पता है। सो नाउ आई नीड एविडेंस। कौन देगा एविडेंस? अरे कौन देगा संदेशा? थिंक अबाउट इट। अच्छा, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। नल हाइपोथेसिस मैं कह रहा हूँ, ये तो मैंने बोला है। नल हाइपोथेसिस, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ये पहले से सब लोग एग्री कर रहे थे, अनलेस एंड अनटिल समबडी चैलेंज इट। तो थिंक अबाउट इट, सब लोग फिर ये नहीं कह देंगे ना, यार तुम चैलेंज कर रहे हो तो तुम ही बता दो क्या है फिर। थिंक अबाउट इट, यू कैन नॉट गेट अवे विद दिस ना। यार अपनी बात ले लो, तुम एक स्टेटमेंट कह रहे हो और एक बेवकूफ सा आके खड़ा हो जाए कि ना बस जो तुम कह रहे हो वो नहीं है, बाकी चाहे कुछ भी है, तुम छोड़ दोगे उसको? पकड़ के बोलोगे ना उसे, ना नहीं नहीं जा कहाँ रहा है, बता फिर क्या है, बता फिर बात क्या है, यस और नो। अगर मैं जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, बता, तू ही बता, बाकी सबको तो मानने होने तो कोई दिक्कत नहीं थी। So what I want to make it a point here is the onus of evidence is on alternate hypothesis. Onus to provide evidence, there should be evidence against null hypothesis, तब हम उसकी बात मानेंगे।
यहाँ तक बात ठीक हुई जी, थोड़ी थोड़ी टर्म्स पकड़ में आ रहे हैं। प्रैक्टिकली कहाँ करते हैं हम नल हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या होता होगा इससे, वही जो मैं कह रहा था, ऐसे स्टेटमेंट कौन तो देगा और कौन इसे अपोज करेगा। वेल मे बी हो भी सकता है, हुआ भी था सैकड़ों साल पहले, लेकिन एक ही बार हुआ था। उससे पहले हजारों साल तक फैक्ट ही चल रहा था, फिर उसे किसी ने चैलेंज कर दिया, तो मेरे ख्याल से फिर अभी हजारों साल तक तो कोई नहीं बोलने वाला, प्रोवाइडेड द एविडेंसेस। हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो कैसे होंगे, हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो कैसे होंगे, हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो कुछ ऐसे होंगे लाइक दिल्ली मेट्रो। मे बी अगेन आई शुड नॉट रिकॉर्ड दिस, चलो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा पर ओके, आई रिकॉल नाउ दैट एवरीबडी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली हियर, एम आई राइट? हाँ जी, नॉन दिल्ली पीपल, हु आर दे, जस्ट मेक सम नॉइस। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। There is a, there is one exemplary instance of hypothesis testing in Delhi Metro. But for that, to get the feel of it, you must be a regular traveler in Delhi Metro. Uh, Not going there. No problem. There is another example, another classic example. There is मसाला बहुत है अपने पास, चिंता नहीं है। You all remember, you all remember the Maggie tussle. It happened a few years back. हाँ जी, क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था वो, बताएगा कोई? हाँ जी, content issue. See, according to Food Corporation of India, the FSSAI standards are that lead content should be in certain limit in an edible product. Specifically, if I tell you, it is 2.5 ppm, ppm. So it should be, so 2.5 ppm is the maximum permissible limit. ppm कौन होता है? What does ppm mean? पता है किसी को? Yes, exactly. ठीक है, ppm is the way to measure, हाँ, when unit is way too small you cannot measure in milligrams also. तो मिलीग्राम से भी नीचे अगर जाकर के कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, रीजन भी लेड हैज पॉइजनस प्रॉपर्टीज। तो इवन मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में भी अलाउ नहीं किया जा सकता। तो देन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ppm, पार्ट्स पर मिलियन। So if your food has 1 million part, it cannot have more than 2.5 parts of lead. So this was the standard। ठीक है जी, तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ? नेस्ले ने बोला हाँ ठीक बात है, हमारे मैगी में लेड कंटेंट बिल्कुल ठीक है। यही तो बात हुई। क्या बोला उन्होंने? द लेड कंटेंट इन आवर प्रोडक्ट इज
either less than or equal to this 2.5 ppm. This is by far the universal fact. तुम भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, वो सब मान रहे हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, सेल हो रही है, सब खा रहे हैं, फैंटास्टिक। अभी तक फैक्ट है, अभी तक ये फैक्ट है। फिर क्या हुआ? हाँ जी। अरे वो तो दूर की चीज है। यस और नो, यही तो होता था। एक चीज जो अभी तक फैक्ट थी उसको एक चैलेंज आ गया, उसको हमने बोला अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो वो अपने आप बन गई क्या? नल हाइपोथेसिस। So null hypothesis states lead content is less than or equal to 2.5 ppm. अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो तो हमें पता है, उल्टी बात करता है। क्या बोला इन्होंने कि बस जो पहले स्टेटमेंट में लिखा है वही नहीं है, तो एग्जैक्टली अपोजिट बात का क्या होगी इसकी? आई थिंक मैथमेटिकली लिखूं तो ये हुई ना फिर इसका मतलब कि लेड कंटेंट, उन्होंने बोला 2.5 ppm से ज्यादा नहीं है, लेस देन है या इक्वल टू है, तो इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल अपोजिट है बात, 2.5 से ज्यादा ही ज्यादा है, और चाहे कुछ भी हो जाए। राइट? दिख रहा है तुम्हें अब ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, इन दोनों बातों में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं हो सकता। मैगी का कोई ऐसा पैकेट नहीं हो सकता जो दोनों हाइपोथेसिस में ट्रू बैठ रहा हो। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती ऐसी, कोई डेटा नहीं हो सकता ऐसा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी है, दोनों बातों को साथ में रख लिया जाए तो तीसरी कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है। यस और नो? कैन यू थिंक ऑफ अ थर्ड पॉसिबिलिटी? बढ़िया। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। तो अब क्या हुआ? देयर आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, दोनों में से एक ही बात ट्रू हो सकती है। दोनों में से एक ही बात ट्रू हो सकती है। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं, चलो पता लगाते हैं, पता लगाते हैं कौन सी बात ट्रू है। तो कैसे पता लगाएं? ऐसा करते हैं, मैगी के सारे पैकेट इकट्ठे कर लेते हैं, सारे पैकेट फाड़ लेते हैं, लेट कंटेंट टेस्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। हाँ जी, समझ आ रही है कहानी? डजंट सीम लाइक एन एफिशिएंट वे? यस और नो? कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, टाइम इफेक्टिव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। So there comes concept of population and sample. We are not testing for entire population, पॉसिबल भी नहीं है, तरीका भी ठीक नहीं है।
So what we can do is we can test on a certain sample. चलो कर लिए तुमने, ले लिए 10, 15, 20, 50, 100 पैकेट मैगी के, यहाँ से लिए, वहाँ से लिए, वहाँ से लिए। अब कैसे टेस्ट करोगे? अब कैसे टेस्ट करोगे? समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुमने मैगी की फैसिलिटीज से या मार्केट से रैंडमली तुमने कुछ सैंपल इकट्ठे करने शुरू किए। 2 पैकेट जयपुर से ले आए, 2 दिल्ली से मंगा लिए, 2 इंदौर से, 2 मुंबई से, 2 यहाँ से, 2 पुणे से, 2 वहाँ से, पैन इंडिया तुमने कहीं से इकट्ठा कर लिया और एक सैंपल ले लिया तुमने। चलो, देयर आर 100 और मे बी 500 पैकेट्स ऑफ मैगी, और उन पे आप टेस्ट कर लोगे। क्या टेस्ट करोगे? सपोज तुमने इकट्ठे किए थे 100 पैकेट्स, 100 पैकेट्स इकट्ठे किए तुमने, चेक कर लिया, लेड कंटेंट निकला 2.5 ppm से ज़्यादा, सॉरी 100 के 100 में। क्या कहते हो, बैन कर दें मैगी? आपने 100 पैकेट जो सैंपल लिया था टेस्ट किया, लेड कंटेंट सब में निकला या तो 2.5 था मैक्सिमम या 2.5 से कम था। क्या कहते हो? अब की बारी क्या कहते हो? सीम्स लाइक अ सेफ ऑप्शन। तुमने जो 100 पैकेट लिए थे उनमें टेस्ट किया, तुमने पाया, तुमने क्या पाया? 72 पैकेट तो ठीक थे, या चलो राउंड फिगर कर लो ना, मे बी 80 कह रहा हूँ, 80 पैकेट्स तो ठीक थे, 20 पैकेट्स में लेड कंटेंट एक्स्ट्रा था। अब क्या करें? वार्निंग मतलब मैगी के पैकेट पे लिख के डालोगे तुम, कंज्यूमिंग मैगी इज इंजूरियस टू हेल्थ? व्हाट अबाउट दैट फोटो विच यूजुअली कम्स ऑन सिगरेट पैक, वो भी डाल देते हैं, मे बी स्वेलिंग लीवर। अच्छा, नेस्ले को वार्निंग। समझ आ गई प्रॉब्लम क्या है? एंड यू नो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ऐसा ही होगा। देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ऐसा ही होगा। ये जो सिनेरियो है ना, ये परफेक्ट केस सिनेरियो, ये यूजुअली मिलेगा नहीं कहीं पे भी, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में कहीं नहीं होता। इवन फार्मास्यूटिकल्स में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह का स्टैंडर्ड आ पाना। यूजुअल सिनेरियो ऐसे ही होंगे, देयर विल बी अ मिक्स एंड मैच, एंड दैट्स वेयर वी टॉक प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। इसलिए बात करनी पड़ती है प्रोबेबिलिटी की। हाँ, फार्मा में 60% होता है निकिता, लेकिन वो एक्सीड और बिलो जाता रहता है। अगर एक ड्रग में देयर शुड बी अ परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, कि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, डू यू थिंक ऑल द टैबलेट्स ऑल टुगेदर आर adhering to it? No, it won't happen.
So that's where we will talk about distributions and probability distribution. Okay, so maybe not today, so it is not any more time to start off something new, but in next session we will start that off. Yeah, please do that. Everybody please drop a present before we leave. Don't miss this part. Everybody please drop a present quickly. Leave everything else. Please do that first. Very fine, thanks. So as I was saying, so in next session we will continue building up from here. I hope आज का clarity आया होगा. I tried to be slow, not. I try to keep it with examples. So इसके लिए okay, sounds good. Rishabh, I know that not only you, that I can see that many of you will require that. So after this mathematics part, when we will pick up coding. Before that, I will take a refresher kind of thing. So okay, very fine, guys. So it was nice having you. So happy weekdays. Have a good time. Rest well. Maybe practice. And now we have everybody of you received your LMS credentials. Before we leave, I need to make sure of that also. Everybody has got LMS access now. So now I would advise you, I would recommend you to go through those contents. There is a statistics fundamental section in there. Yeah, it is very thorough. So, but you see, somewhere you have to start off. You see, you and I are only meeting in weekend sessions. So I can barely, barely guide you in the right direction. And within a class, within a session of these 2 hours or 4 hours, we can scratch surface of a concept. But to dive deep, you will have to study by yourself. So it is LMS is there for that purpose, for that very purpose. And it is self-paced mode, so you don't have to worry about that how much to cover and when to cover. Cover whatever you can cover, whenever you can cover, at your ease. If you think it is getting way too complex, stop there. Maybe contact me in between. Maybe I will be of help. If it happens, very good. Maybe I will be of no help. Even that there is no harm. ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए उस पर, राइट? ओके पीपल, वेरी फाइन everybody, bye bye. Take very good care of yourself. We'll meet next weekend. Till then, happy weekdays. Bye bye. Signing off.